नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका करेक्टर जी पर। ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए, हम भी आज से कोशिश करेंगे, डरेंगे कम और लड़ेंगे ज़्यादा, है ना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 8 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शंस हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वी डैम इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वी डैम इंस्टीट्यूट। वी डैम मतलब वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। हाल ही में वी डैम के द्वारा 2023 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें पहला रैंक है डेनमार्क का और भारत का रैंक क्या है 108। पिछली बार भारत का रैंक इसमें 100 था, 100 था। इस बार पीछे खिसक गया है, इस बार हो गया 108। अब जैसे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है, वैसे ही एक और वीडम के द्वारा निकाला गया, वो है उदार लोकतंत्र सूचकांक लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। इसमें भारतीय रैंक क्या है 97, 97। अब यहाँ पे क्योंकि वी डैम के द्वारा टोटल 5 ऐसे सूचकांक निकाले गए हैं, मतलब 5 अलग अलग डाटा के सेट निकाले गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमें वही पढ़ना है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, और एक ये है उदार लोकतंत्र सूचकांक, और दोनों में भारत की रैंक हम लोगों को याद रखनी है। ये फर्स्ट रैंक अगर डेनमार्क हम लोग नहीं याद करते तो भी चलेगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108, 108, और उदार लोकतंत्र में 97। अच्छा, वैसे पिछले बार उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 93 थी, इस बार 97 हो गई है, तो इसमें भी पीछे खिसक गया है। यह रिपोर्ट दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति दर्शाती है, मतलब कि दुनिया में मतलब देश में लोकतंत्र की स्थिति दर्शाती है कि किसी देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, कैसी वहाँ पे किस तरीके से परिस्थितियाँ चल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ किस पोत पर आयोजित किया गया है। ऑप्शंस हैं INS विक्रांत, INS वलसोरा, INS विक्रमादित्य, INS कलवरी। तो इसका आंसर है INS विक्रांत। यह है INS विक्रांत। INS विक्रांत पर नौसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब सम्मेलन विमानवाहक पोत पर समुद्र के बीच किया जा रहा है, बीच समुद्र में किया जा रहा है। ठीक है, यह सम्मेलन 6 मार्च से शुरू हो रहा है और 5 दिनों तक चलेगा। 6 मार्च को शुरू हुए इस सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में सुरक्षा से जुड़े सैन्य और रणनीति स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा होगी। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। तो INS विक्रांत एक स्वदेशी विमानवाहक पोत है। ये पिछले साल ही 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। बाकी अगर बात करें INS विक्रमादित्य की, तो INS विक्रमादित्य ये तो हो गया दूसरा, INS विक्रांत दूसरा विमानवाहक पोत है। इससे पहले INS विक्रमादित्य हमारे पास एक और विमानवाहक पोत है, लेकिन ये जो है इंडिजिनस मतलब कि स्वदेशी नहीं है। उसके बाद बात करें अगर INS कलवरी की, तो ये पनडुब्बी है जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। बात करते हैं नेवी की, मतलब भारतीय नौसेना की, तो नेवी की स्थापना हुई थी 1612 में। 1612 में नेवी की स्थापना EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। उस समय क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक दल का गठन किया गया था। जो व्यापारी जहाज़ होते थे उनकी सुरक्षा के लिए एक नौसैनिक दल का गठन किया गया था, जिसे उन्होंने नाम उस समय मरीन नेवी ऐसा करके उन्होंने कुछ नाम दिया था। फिर आगे चल के उन्होंने नाम बदला, रॉयल इंडियन नेवी कर दिया था। फिर जब 1950 में स्वतंत्र भारत की सरकार आई, 1950 में पुनर्गठन करके रॉयल इंडियन नेवी का नाम भारतीय नौसेना कर दिया गया था। ठीक है, अब भारतीय नौसेना कर दिया गया।
भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। और आदर्श वाक्य क्या है भारतीय नौसेना का? शम नु वरुणा। शम नु वरुणा मतलब जल के देवता वरुण हमारे ऊपर कृपा आपकी बनी रहे। ठीक है। अच्छा, वैसे नेवी डे कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस, तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। और वो मतलब इतना सक्सेसफुल था वो ऑपरेशन, तो इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये पिछले साल तक 2022 तक नेवी का झंडा कुछ ऐसा था, नेवी का फ्लैग भारत का कुछ ऐसा था, और अब नेवी का फ्लैग कुछ ऐसा है। फ़र्क क्या दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को? ये जो दिख रहा है हम लोगों को, अगर यहाँ पे इंडिया के फ्लैग को अगर हम लोग अलग करें एक बार, तो जितना हिस्सा बचेगा वो ये वाला पूरा, ये इंग्लैंड का झंडा है ना, ब्रिटेन का है। तो अब क्योंकि हम लोग को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, अब अभी भी क्यों हम किसी उस चीज़ को रखें जो दास्ता को प्रदर्शित करती है ना। तो इसीलिए पिछले साल इस माइंडसेट को भी बदला गया और ये झंडा भी बदला गया। अब देखिए यहाँ पे ये झंडा तो एज इट इज़ है, बाकी इसे चेंज किया गया जो ब्रिटेन का झंडा था, और इसे ये एक मुहर को लाया गया, और ये मुहर माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। और फादर ऑफ इंडियन नेवी किन्हें कहा जाता है? भारतीय नौसेना के पिता कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को ही कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिवाजी महाराज ने ही नेवी की नींव रखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में CGA महालेखा नियंत्रक किन्हें नियुक्त किया गया है? CGA महालेखा नियंत्रक, तो ऑप्शंस हैं भारती दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, संजीव शंकर दुबे, दीपक दास। तो इसका आंसर है संजीव शंकर दुबे। ये है संजीव शंकर दुबे। अदर ऑप्शंस की बात करें तो संजीव शंकर दुबे ये हो गए। इनसे पहले कौन थी CGA? तो वो थी भारती दास। ठीक है। और बात करें अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये CAG है, CAG, नॉट CGA, ये है CAG। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के गिरीश चंद्र मुर्मू। संजीव शंकर दुबे को महालेखा नियंत्रक CGA नियुक्त किया गया है। यह 1989 बैच के भारतीय लेखा सिविल सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने 28वें क्रम के, क्रम याद रखना ज़रूरी है, 28वें क्रम के CGA के रूप में पदभार संभाला है। अगर बात करते हैं CAG की, जो कि है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो वो एक संवैधानिक निकाय होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख है, जबकि जो CGA है इसे सांविधिक निकाय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसे कानून के द्वारा ये पद लाया गया था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग भी जो है वो एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, उसे भी कानून बनाकर अस्तित्व में लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संतोष ट्रॉफी के फाइनल मैच का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरब, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सऊदी अरब। अच्छा, वैसे संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से होना चाहिए? वैसे यहाँ बना हुआ है छोटा सा, अगर देखेंगे तो फुटबॉल से संबंधित है ना। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, और ये सऊदी अरब का वो ग्राउंड है जहाँ फाइनल मैच हुआ था। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है, इसके फाइनल मैच का आयोजन सऊदी अरब के किंग फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। यह संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण था? 76वां, 76th संस्करण था। तो इस संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना? कर्नाटक। कर्नाटक ने किसको हराया? मेघालय को। कर्नाटक ने यह ट्रॉफी 54 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जीती। आज से 54 साल पहले कर्नाटक ने यह ट्रॉफी जीती थी, और आज फिर से 54 साल के बाद यह ट्रॉफी कर्नाटक द्वारा जीती गई है। संतोष ट्रॉफी को रेगुलेट करने का अधिकार किसको है? AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है।
बात करें अगर संतोष ट्रॉफी की, तो संतोष ट्रॉफी की स्थापना हुई थी 1941 में, 1941। अब तक संतोष ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसके द्वारा जीती गई है? पश्चिम बंगाल के द्वारा 32 बार जीती गई है। संतोष ट्रॉफी वैसे राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, मतलब कि भारत के ही विभिन्न राज्यों के बीच खेली जाती है, मतलब इंटर स्टेट है, ठीक है। AIFF की बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कटलेस एक्सप्रेस 2023 का आयोजन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरब, जिबूती, UAE। तो इसका आंसर है जिबूती, ठीक है। हाल ही में कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज 2023 का आयोजन जिबूती में प्रारंभ हुआ। यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, मतलब मल्टीलैटरल नौसैनिक अभ्यास है। मल्टीलैटरल मतलब कि दो से अधिक ही देश उसमें भाग लेते हैं। भारत की ओर से इस अभ्यास में कौन सा इंडियन नेवल शिप गया है? तो वो है INS त्रिकांड। इसको भेजा गया इस अभ्यास में। इस अभ्यास का आयोजन 26 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक होगा। अब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? समुद्री जागरूकता फैलाना, अवैध समुद्री गतिविधियों को बाधित करना और सभी देशों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, विकसित करना। अगर बात करें जिबूती की, तो जिबूती की राजधानी है जिबूती सिटी। जिबूती के ही नाम पे है जिबूती सिटी। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और देखिए एक होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका का मैच देखें ध्यान से, अफ्रीका का मैप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है। ये एक सींग जैसा आकार का है, इसीलिए इसे हॉर्न मतलब क्या होता है? सींग। इसलिए इस एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। अगर इसे बड़े मैप में देखते हैं तो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए इसका बनावट कुछ इस तरीके से सींग के जैसे है ना। तो यहाँ पर ये है एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया। इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये इंपॉर्टेंट है। 4 कंट्रीज़ हैं, हम लोग को ये हमेशा याद होनी चाहिए। अगर कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें कौन सी एक कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, तो ये 4 कंट्रीज़ हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। 2-3 बार बोलेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस साहित्यकार को अमेरिका का पेन लिटरेरी अवार्ड या नोबोकोव अवार्ड या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं विनय कुमार पाठक, विनोद कुमार शुक्ल, सुरेंद्र दुबे, रामेश्वर शर्मा। तो इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। ये हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी को पेन लिटरेरी अवार्ड या नोबोकोव अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्हें पैन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में ख्याति के लिए यह अवार्ड प्रदान किया है। पैन अमेरिका एक गैर लाभकारी संस्था है जो साहित्य और मानव अधिकार में किए गए कार्यों को मान्यता देती है। साहित्य के लिए मान्यता देती है और मानवाधिकार में जो कार्य किए गए उनके लिए। शुक्ल जी संभवतः हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। यदि बात करें शुक्ल जी की, शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1937 में राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। 1937 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचनाएं क्या क्या है? नौकर की कमीज़, खेलेगा तो देखेंगे, वह आदमी आया और चला गया, बौना पहाड़, इस तरीके की कुछ इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, सज्जन सिंह यादव, मनसुख मंडाविया, अरविंद अडिगा। तो इसका आंसर है सज्जन सिंह यादव। ये हैं सज्जन सिंह यादव। और ऑप्शंस की अगर बात करें तो राजेश मल्होत्रा कौन है? थोड़े ही दिन पहले इन्हें PIB पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनसुख मंडाविया जी कौन है? भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अरविंद अडिगा ये भी एक ऑथर हैं, राइटर हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द वाइट टाइगर। सज्जन सिंह यादव इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के लेखक हैं।
इस पुस्तक का विमोचन किन्होंने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। सज्जन सिंह यादव भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव हैं। तो थैंक यू, ये था वीडियो का अंत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।